वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। तो एज़ यू नो लास्ट टाइम जो हमारा लास्ट वीडियो बना था उसमें हम नवंबर 2024 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बायो के, जहाँ पे ऑलरेडी 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। सिट्रस कैंकर एक डिजीज़ होती है, कौन से प्लांट में होती है? तो ये मैंने बता दिया था कि सिट्रस के प्लांट में होती है, जैसे कि लेमन हो गया आपका, ऑरेंजेस हो गया आपके। तो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ये तो मैंने बता दिया था कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, पर वो बैक्टीरिया कौन सी थी? तो देयर वर सम स्टूडेंट दोज हु हैव कमेंटेड, ठीक है, तो उन्होंने बोला ज़ैंथोमोनास, ठीक है, ज़ैंथोमोनास सिट्री। अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। आ जाओ, अब हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो, जो होगा हमारा पार्ट 2, ठीक है। इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा था विद पिक्चर, ताकि आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो सके, कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी फ़ोटोज़ है, वो पर्पज़ वही है कि आपके क्वेश्चन बने, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो एंड हमारा टाइम भी कम कंज्यूम हो और हम अच्छे से जल्दी कंसेप्ट को समझ सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन है द बुक गेट ऑफ एनिमल, ठीक है, गेट ऑफ एनिमल इज रिटन बाय। तो ये एक बुक है, ठीक है, जिसका नाम है द गेट ऑफ एनिमल। ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी एरिस्टोटल ने, ठीक है। देयर वॉज अ साइंटिस्ट, अरिस्तु भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गेट ऑफ एनिमल, ठीक है। इससे क्या मतलब है? गेट ऑफ एनिमल में इन्होंने बेसिकली बात करी थी कि जो ह्यूमन बॉडी की एनाटमी होगी, ठीक है, गेट ऑफ एनिमल एनाटमी होगी, फिजियोलॉजी है, सारी की सारी चीज़ें कैसे इन्वॉल्व होती है जब आदमी वॉक करता है, ठीक है, ड्यूरिंग वॉकिंग। तो मसल कैसे काम करेगी, उसकी फिजियोलॉजी कैसे काम करेगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हट के आया था, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल का आया था, ठीक है। बट जो ये अरिस्तु है, ही इज़ वेरी जीनियस पर्सन, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी स्टडी करी है, ठीक है। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इवन दो पॉलिटिकल साइंस में भी है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इवन दो साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, उसमें भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ही वॉज अ जीनियस पर्सन, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा हो गया 91 क्लियर है, आई थिंक, हाँ इट इज़ क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोलता है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ हेपेटाइटिस ए, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए एक डिजीज होती है, इसको कौन फैलाता है? पॉजिटिव एजेंट का मतलब होता है जो कॉज कर रहा है, ठीक है। तो वो होता है वायरस, और जिसका नाम होता है हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बैक्टीरियल डिजीज हम डिस्कस नहीं करेंगे, फंगल डिस्कस नहीं करेंगे, प्रोटोजोआ डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है कॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए, ठीक है, वायरस की वजह से होता है। जब हेपेटाइटिस होता है तो क्या होता है? उसमें होता है फेलियर टू कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ पर्सनल हाइजीन, ठीक है, उसकी वजह से भी होगा, पर्सनल हाइजीन नहीं है, ठीक है, तब भी हो सकता है। कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड हो गया, कंटामिनेटेड फूड खाने जिसमें वायरस होगा ना, हेपेटाइटिस ए वायरस, उसकी वजह से ये लीवर पे भी बड़ा इफेक्ट डालता है। यूज़ ऑफ नॉन स्टीराइल सिरिंज, नॉन स्टीराइल मतलब गंदी सिरिंज, ठीक है, साफ सुथरी ना। यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, गंदा पानी हो गया जिसमें वायरस हो, ठीक है। हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट विद द सिक, किसी बीमार लोगों के साथ, ठीक है। स्विमिंग इन डर्टी वाटर, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है स्टेइंग इन लार्ज क्राउड पीपल, देखो ज़्यादा क्राउडेड पीपल में नहीं रहना, क्योंकि वायरस है ना, वायरस कम्युनिकेबल है। एंड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद अ सिक पर्सन, ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस ए, ठीक है, एक वायरल डिजीज होती है, ठीक है। ये इसके बेसिकली यहाँ पे क्या बताया कि हो किसकी वजह से रहा है? एक तो हमें पता है वायरस की वजह से हो रहा है, ठीक है, बट ये होगा कैसे? ये तभी होगा अगर ऐसे, ये देखो, फेलियर ऑफ कंप्लाई विद रूल्स ऑफ हाइजीन नहीं होगी, कंटामिनेटेड फूड हो गया, नॉन स्टेरिल सिरिंज होगी, यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड वाटर हो गया, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट विद द सिक हो गया, स्विमिंग विद इन डर्टी, स्टेइंग इन क्राउड, लार्ज क्राउड एरिया, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सी एनिमल डू नॉट हैव गिल फॉर रेस्पिरेशन। अब आपको पता होगा जो पानी में रहते हैं उनके पास, जैसे कि फिशेज होगी, उनके पास क्या होते हैं? गिल होते हैं। बट एक ऐसी एनिमल है, सी एनिमल का मतलब है कि ये, भाई देखो, ये फिश नहीं है, आंसर होगा आपका वेल, ठीक है। वेल जो होती है उसके पास गिल नहीं होते रेस्पिरेशन के लिए। यू कैन सी दिस पिक्चर, आप पिक्चर को देखो, देखो यहाँ पे, जस्ट लुक एट हेयर एट दिस पोर्शन, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? यू कैन सी दिस पोर। तो पोर के थ्रू ये रेस्पिरेशन करती है, ठीक है, थ्रू दिस इट विल रिलीज वाटर, ठीक है, आउट। तो वेल क्या है? वेल एक मैमल है, ठीक है। वेल क्या है? एक मैमल होती है, बहुत बड़ा इसका साइज होता है। तो ये रेस्पिरेशन के लिए इसके पास पोर होगा, ना कि गिल, ठीक है। लंग्स के थ्रू भी ये रेस्पिरेशन करेगी, ठीक है, लंग्स मेनली, तो ये लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करेगी क्योंकि मैमल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ वाटर। देखो बाइल जूस क्या होता है, ठीक है, बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, किसका डाइजेशन करता है? तो ये करता है अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट,
ठीक है, अमल्सिफिकेशन, अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो फैट को तोड़ने का काम जो करता है वो बाइल जूस करता है। अब ये बाइल जूस रिलीज कहाँ होता है, देखो ये डाइजेस्टिव और डाइजेस्टिव ग्लैंड का पार्ट है ये, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड का पार्ट होता है ये। जैसे कि HCl भी होगा आपका, HCl आपको पता है HCl कहाँ होगा, HCl स्टमक में है। तो ये जो बाइल जूस होता है कौन बना रहा होता है, इसको बनाता है आपका लीवर, ठीक है, यहाँ पे बनता है बाइल जूस। और बाइल जूस का काम क्या होता है, ये फैट को तोड़ता है, अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो यहाँ पे एक डक्ट होती है, ठीक है। अब जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे एक डक्ट होती है एट दिस एरिया, एक डक्ट होती है, यहाँ से बाइल जूस रिलीज होगा। और जब बाइल जूस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है एट दिस पार्ट। तो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे तो गॉल बाइल लिखा है ना, बाइल कहाँ पे हो रहा है, बाइल, यू कैन सी दिस इमेज। तो यहाँ पे बाइल लिखा है, तो बाइल यहाँ पे बताया गॉल ब्लैडर में, तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा अगर एक्सेस में बना देगा लीवर, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा सीधा ही आपका ड्यूडेनम में। तो ये भी रखना कि बाइल जो होता है वो स्टमक में नहीं जाता है, बाइल जाता है सीधा ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम से सीधा चला जाता है आपके पास कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको बोला जाता है छोटी आंत। और मैक्सिमम डाइजेशन भी आपका यहीं पे होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर। तो देखो हमने पढ़ दिया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस, तो इसका फंक्शन होता है अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट, ऐसा क्या है जिसको ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो देखो पहला स्टार्च, दूसरा प्रोटीन। देखो प्रोटीन तो सिंपल है यार, प्रोटीन खाते हैं हम लोग, दालों में मिलता है तो उससे डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। सेल्यूलोस और फैट्स, देखो फैट भी हम खाते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है, स्टार्च भी डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो बचता है सेल्यूलोज, ठीक है। ये सेल्यूलोज किसका बना होता है, ठीक है। देखो जो सेल्यूलोज होगा बेसिकली तो ये बनेगा कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो इसको डाइजेस्ट करना ना के बराबर होता है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। देखो डाइजेस्ट हो जाएगा बट इट विल टेक टाइम, इसीलिए जब भी हम प्लांट से बनी, अच्छा ये सेलुलोज होता कहाँ है, ये सेल वॉल में होता है, ठीक है। और सेल वॉल किसका पार्ट होता है, ये प्लांट का पार्ट होता है, प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, तो इसीलिए क्या होता है, सेल वॉल में सेलुलोज पड़ा है, तो सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए देखो यहाँ पे पिक्चर की ओर देखो, 2 पिक्चर यहाँ पे दिखाई है, एक बताया ह्यूमन का, ठीक है, एक बताया है रैबिट का, ठीक है। अब रैबिट क्या होता है, ये हर्बीवोर होता है, प्लांट को खाता है। तो जब ये हर्बीवोर होता है तो प्लांट में सेल, जो प्लांट की सेल वॉल होती है उसमें पड़ा होता है सेलुलोज, तो सेलुलोज को डाइजेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए जो इसका ये देखो छोटी आंत है ना, इसकी यहाँ से यहाँ तक इसका साइज़ ज़्यादा है, ठीक है, साइज के साथ ज़्यादा है इसका। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग, तो हेयर यू कैन सी द साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन एज कंपेयर देन रैबिट, ठीक है। तो हर्बीवोर से छोटा साइज है एज के इन केस ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन के लिए सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए जब भी आप प्लांट से बनी चीज़ें खाते हो, ठीक है, जैसे कि मान लो आपने साग खा लिया, ठीक है, तो आप कैसे खाते हो, उसको पका के खाते हो, बना के खाते हो, सब्जी बना के, ताकि उसकी सेल वॉल टूट जाए और डाइजेस्ट करने के लिए ईजी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट अक्कर बाय। अब देखो यहाँ पे ग्रास होपर का डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये ग्रास होपर का डायग्राम है। अब इसमें रेस्पिरेशन कैसे हो रही, तो देयर आर सम एयर सैक, तो वो देखो यहाँ पे लिखा है ट्रैकिया एंड स्पायरिकल, दोनों के थ्रू होती है, ठीक है। तो बेसिकली मेन तो था ट्रैकिया रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बताओ गिल के थ्रू रेस्पिरेशन किस में होती है, जैसे कि फिशेज होगी आपकी, ठीक है, एंड आपका एम्फीबियन में आपका फ्रॉग होता है, उसमें गिल के थ्रू होती है। लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन जैसे मैमल में होती है, ठीक है, हमारे हम लोगों में होती है, वी ह्यूमन बींग, है ना। अभी हमने पढ़ा था उसका एग्जाम्पल क्या बोलते हैं उसको, वेल, ठीक है। तो वेल इज ऑल्सो मैमल, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा था। वैसे ही जो ट्रैकिया होता है ये करता है इंसेक्ट में, जैसे कि ग्रास हॉपर, क्लियर, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो फ्रॉग है ना, ये लंग के साथ भी रेस्पिरेशन करता है, बक्कल कैविटी के साथ भी, तो ये एक्सेप्शन होता है, हर जगह रेस्पिरेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इंडियन जाइंट स्क्वेरल, ठीक है, बहुत बड़ी स्क्वेरल का मतलब होता है गिलहरी, ठीक है, इज अ एंडेमिक फौना ऑफ विच प्लेस। देखो एंडेमिक का मतलब होता है पर्टिकुलर एरिया, एक किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे, ठीक है, दूसरे एरिया में नहीं जा रहे हैं, एक ही जगह पे। मान लो ये कोई एरिया है, ठीक है, ये बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है, पर इस एरिया में हमने पर्टिकुलर एरिया वाला यहाँ पे ही हो रहा है, तो ये एरिया एंडेमिक बन जाता है, ठीक है। अगर ये फैल गया पूरी दुनिया में, यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, अगर ये फैल जाता है ना तो ये पेंडेमिक बन जाता है, जैसे कोरोना वायरस पेंडेमिक था, सारे ही फैल गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है
क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो ये आपका इंडियन जायंट स्क्वायरल है इज एंडेमिक फोना। फोना का मतलब होता है एनिमल, ठीक है। अगर फ्लोरा होता है यहाँ पे तो प्लांट होता है। तो जायंट स्क्वायरल इज एंडेमिक फोना ऑफ विच प्लेस, कौन से प्लेस का है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। पचमढ़ी या पचमढ़ी, देखो यहाँ पे लिखा है हिंदी में पचमढ़ी या पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये क्वेश्चन आप एक बार गूगल पे चेक करें, ठीक है। ये क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े बाहर से आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मिलेंगे, ऐसी बात नहीं, मिलेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। जैसे कि आप प्लस टू में एनवायरनमेंट को पढ़ोगे, बायोडाइवर्सिटी को पढ़ोगे, तो देयर यू विल गेट दीज आंसर। क्लियर? लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार इसको कंफर्म करके बताना, ठीक है, क्योंकि गूगल पे थोड़ा अलग भी बताते हैं, गूगल में मनस भी बताते हैं, ठीक है। तो ये आप बताना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। इन ह्यूमन ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट सेल। तो क्या होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितने होते हैं? 250, ठीक है। और जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, मतलब अगर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे मतलब इसके अंदर, इनसाइड द टेस्टिस, ठीक है। कितने होते हैं? 250। और जैसे फॉर एग्जांपल सिंपली अगर हम इसको डिवाइड कर दें, 250 कमरे बने हैं, ठीक है, कंपार्टमेंट, ये 250 कमरे बने हैं, और हर एक कमरे के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने कंपार्टमेंट बनाया बहुत सारे, और हर इसके अंदर क्या होगा, चलो लेट मी ड्रॉ विद अनदर पेन, ठीक है। जैसे ये हमने बना दी टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, दीज आर 250 कंपार्टमेंट ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने? 250 है, ठीक है। हर एक कंपार्टमेंट के अंदर, जितने भी ये कंपार्टमेंट पड़े हैं, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 3, कितने? 2 से 3, 2 से 3 आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे, ठीक है। 2 से 3 आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। क्लियर? और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बनता है? इसी में मेल गैमीट बनता है, स्पर्म बनते हैं, ठीक है। सर्टोली काम का क्या, इसका क्या काम होता है सर्टोली सेल का? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट, दैट इज स्पर्म। और लीडिंग सेल का काम होता है, ये एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन बनाता है, ठीक है। एंड्रोजन हो गया लीडिंग सेल एंड इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। 2 सेल होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल, ये एंड्रोजन हार्मोन बनाते हैं, या आप बोल सकते हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? तो हमारे यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। यू कैन सी दिस इज अ डायग्राम, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं इसमें, ईजी है। आई कैन टेल यू ट्रिक, जब हम एक टेस्ट सीरीज बनाएंगे वहाँ पे जल्दी से आपके पास ट्रिक बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोलता है दैट इज कार्पस ल्यूटम, तो इसको मैं हाईलाइट कर दूँ, टेस्टिकुलर लोब्यूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार्पस ल्यूटम सिक्रीट्स, कहाँ से सिक्रीट होता है ये? देखो कार्पस ल्यूटम जो सेल होते हैं, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, प्लस 2 की बुक में एक ग्राफ दिया है, ठीक है, जहाँ पे ओवेरियन इवेंट बताए हैं। तो जो कार्पस ल्यूटम होता है ये ओवरी के अंदर होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, और एक हार्मोन बनाता है, जिस हार्मोन का नाम होता है प्रोजेस्ट्रोन, ठीक है। प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन बनाता है। देखो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तो फॉलिकल्स की ग्रोथ कराएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH होगा, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन तो ऑब्वियसली तो मेल का हार्मोन है, तो ये तो कट हो गया, ठीक है। दिस विल वी विल एलिमिनेट। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज प्रोजेस्ट्रोन एंड एस्ट्रोजन, दे आर जेंडर स्पेसिफिक, मतलब दे आर ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच हार्मोन कॉज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग पार्चुरेशन। देखो स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूटरस वाला पार्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लो फीमेल रिप्रोडक्टिव, आई एम मेकिंग जस्ट रफ डायग्राम, तो ये जो यूटरस वाला पार्ट है, ठीक है, दिस वन पोर्शन, ये अंदर वाला पोर्शन, जो ये यूटरस वाला पोर्शन है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा आपस में, मतलब पिचक जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब होता है जब बेबी की डिलीवरी होती है, ठीक है, डिलीवरी होगी, तो उस टाइम पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो बेबी बाहर आएगा, थ्रू दिस बर्थ कैनाल, ठीक है, थ्रू दिस बर्थ कैनाल। तो ये जब होता है तो इसमें कौन सा हार्मोन होता है? तो उस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये हार्मोन, इस हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि जब बेबी की डिलीवरी होता है तो हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? तो वो होते हैं फीमेल की बॉडी से भी, प्लस फिटस होगा जो इसके अंदर पड़ा होगा, वो भी हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है, वो भी फीडबैक देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन आ जाओ। द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम विच वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया, देखो फैमिली प्रोग्राम बनाया था इंडिया में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दो, हमारे दो, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम भारत ने बनाए थे ताकि पॉपुलेशन को कम किया जाए। तो वो कब बना था आपका? वो बना था 1951 AD, ठीक है। तो इसको याद रखना है, कहाँ से क्वेश्चन आया है, ये प्लस 2 की बायो से चैप्टर नंबर 3 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो वहाँ से क्वेश्चन आया है डायरेक्ट 1 नंबर के लिए।
अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसको सिंपली बोला जाता है CDRI। ये +2 की किताब में लिखा है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? तो दिस CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये देख सकते हो आप पिक्चर, यहाँ पे आई एडेड दिस पिक्चर। तो ये CDRI जो है आपका यूपी में है, और यूपी का एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा है लखनऊ, ठीक है, लखनऊ यूपी में ही है, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा देखो, सेंट्रल ड्रग CDRI करके भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको घबराना नहीं, आपको ऑप्शन डी पे ही क्लिक करना है, ठीक है। आ जाओ, आप देखो हमने 12 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। इन बिटवीन आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे आए वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। समय कम है आपके पास, जितनी ज़्यादा आप सीरीज़ें लगाते जाओगे, सुनते जाओगे, उतनी चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएगी। तो मेक श्योर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो, ताकि जैसे ही वीडियो यूट्यूब पे जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपका रिवीजन हो जाए वहाँ से, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 103, दैट इज वो बोलता है विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। इसको बोला जाता है IUD भी, ठीक है। तो ऐसा कौन सा IUD है जो कॉपर को रिलीज करता है इनसाइड द यूटरस, ठीक है। तो ये क्यों रिलीज कर रहा है भाई, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? तो बेसिकली ये कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है। ये क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव। और कॉन्ट्रासेप्टिव का काम क्या होता है? टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ऐसा डिवाइस है जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा। वो कौन सा डिवाइस होता है? तो उसका नाम होता है मल्टीलोड 375, ठीक है। तो यू कैन सी द पिक्चर हेयर, ये है मल्टीलोड की, देखो को टी की तरह दिखाई दे रहा है। तो जो ये वाला पार्ट हो गया, देखो ये कॉपर रिंग हो गया इसका, तो ये क्या करेगा? ये कॉपर आयन को रिलीज कर देता है। जब कॉपर आयन रिलीज हो गया ना इसके अंदर, तो ये क्या करेगा? स्पर्म की मोटिलिटी को वीक कर देगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे LNG-20 की फोटो यहाँ पे रखी है आपके लिए, ठीक है। और दूसरा देखो, लेट मी हाईलाइट दिस आंसर, ठीक है। LNG-20 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। दूसरा आपका हो गया प्रोजेस्ट्राट, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली। लिप्स लूप हो गया। IUD यूट्रस में इसको इंसर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर, ठीक है, या विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट नर्स एंड ऑल, ठीक है। क्लियर। तो देखो दिस मल्टीलोड जो होगा वो कॉपर आयन को रिलीज करता है, यही आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन फीमेल हनी बी, ठीक है। तो जो हनी बी होते हैं, ठीक है, हनी बी होते हैं, उनकी 3 कैटेगरी होती है। पहला होता है क्वीन बी, ठीक है, क्वीन बी। दूसरा होता है आपका वर्कर बी, और तीसरा होता है आपका ड्रोन, ठीक है। ये ड्रोन कौन होता है? ये मेल होता है, ठीक है। वर्कर बी काम करती है, ठीक है। क्वीन बी का कोई काम नहीं है, ठीक है, क्वीन की तरह इसका काम होगा। और जो ड्रोन होता है ये क्या करता है? इसका काम होता है रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। बेसिकली रिप्रोडक्शन में इनका काम होता है ड्यूरिंग विद क्वीन बी, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलते हैं कि जो ये क्वीन बी होती है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो जो क्वीन बी होते हैं इसमें होते हैं आपके पास 32, ठीक है। फीमेल हनी बी पूछा है ना, तो फीमेल हनी बी देखो, जो क्वीन होगी आपके उसके पास भी 32 होंगे। वर्कर होगी, ठीक है, वर्कर भी फीमेल ही, उसके पास भी 32 होंगे। जो ड्रोन होते हैं उसके पास 16 नंबर क्रोमोसोम होते हैं। तो ड्रोन कैसा होता है? हैप्लॉइड, ठीक है। कैसे डेवलप होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन ही ये डेवलप हो जाता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसका अलग से क्वेश्चन भी आता है कि हैप्लोडिप्लॉइडी कंसेप्ट। तो हैप्लो का मतलब होगा मेल ड्रोन, और डिप्लॉइडी तो फीमेल होगी। तो ऐसा करके क्वेश्चन आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो जो आपका आंसर होगा दैट इज 32 क्रोमोसोम। 16 हो गए इन केस ऑफ, जो 16 लिखे यहाँ होगा ये होगा इन केस ऑफ, आंसर हमारा 32 है। अगर 16 की बात है तो ये ड्रोन में हो जाएंगे आपके। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। देखो ऑटोजोमल या ऑटोजोम लिंक्ड, ऑटोजोम क्या होता है? ऑटोजोम क्रोमोजोम होते हैं कितने? देखो हमारी बॉडी में कितने क्रोमोजोम होते हैं? 23 पेयर, ठीक है। तो आउट ऑफ 23 पेयर 22 पेयर, ठीक है, 22 पेयर होते हैं, वो होते हैं ऑटोजोम, जो सेम की सेम दिखते हैं। और एक पेयर होता है जिसको बोला जाता है एलोजोम, ठीक है, ये अलग दिखता है, ठीक है। मेल में ये होता है XY एंड फीमेल में होता है XX। क्लियर। तो देखो क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, तो वो आपका आंसर हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये ऑटोजोम की वजह से हो रहा है बट रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है? जो ये RBC है आपका, रेड ब्लड सेल है, ये सिकल की तरह शेप हो जाती है इसकी। क्यों होती है? म्यूटेशन की वजह से होती है,
ठीक है, ये म्यूटेशन की वजह से होती है। तो अगर हम इसको डी पढ़ेंगे तो बेसिकली अमाइनो एसिड होते हैं 6 अमाइनो एसिड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो 6 अमाइनो एसिड 7 भी हो सकते हैं, तो जो छठे नंबर पे अमाइनो एसिड होता है उसमें म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामेट बनना था, पर यहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है, तो यहाँ पे बन जाता है वैलिन, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है जिसकी वजह से आरबीसी का शेप सिक्कल की तरह बन जाता है। और जब ये शेप सिक्कल की तरह बन गया तो ये जो आपकी ब्लड पाइप है, ठीक है, ब्लड वेसल है, ठीक है, जब इससे ब्लड जाता है तो ये क्या हो जाता है, सिक्कल की तरह फंस जाती है यहाँ पे, ठीक है। और फंस जाएगी तो ये ब्लड को रोक देगी एक जगह पे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है आपको, इवन दो हार्ट अटैक भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन जीनोम, हैप्लॉइड कंटेंट कितना होता है ह्यूमन जीनोम का, तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में गिवन है, दैट इज 3.3 इंटू 10⁹ बीपी, बीपी का मतलब होता है बेस पेयर। तो हैप्लॉइड इतने हो गए, ठीक है। तो डिप्लॉइड कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई 2 कर दो, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁴, यहाँ पे 6 होगा बेस पेयर, ठीक है। यही होगा, एक बार जस्ट चेक करो एक बार एनसीईआरटी में, यही आपका आंसर बनना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। वो प्रपोज सेंट्रल डोगमा, ये है हमारा 107, ठीक है, 17वां क्वेश्चन। सेंट्रल डोगमा इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो सेंट्रल डोगमा का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। सेंट्रल डोगमा में क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। और डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन, ठीक है, इसे बोला जाता है ट्रांसलेशन। क्लियर। तो यू कैन सी दिस इमेज, देखो डीएनए से आरएनए बन रहा है, ठीक है, उसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बन रहा है ट्रांसलेशन। अगर यहाँ पे विजिबल नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, वीडियो को बैक करके सुने और नोट बना ले अपने पास, ठीक है। तो ये किसने प्रपोज किया था, सेंट्रल डोगमा। अच्छा एक चीज़ और बतानी है आपको, अगर डीएनए से डीएनए बन जाए उससे क्या कहा जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। बट अगर आरएनए से डीएनए बन जाए तो उसे क्या कहेंगे। देखो मैंने बताया आपको, अगर डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, बट अगर आरएनए से डीएनए बन गया तो उससे क्या कहेंगे, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। देखो मुझे अच्छा लगेगा इफ यू विल गिव योर फीडबैक, यू विल गिव योर आंसर, देन आई विल फील कि यस यू आर स्टडिंग, ठीक है। तो सेंट्रल डोगमा का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, वो थे आपके फ्रांसिस एंड क्रिक, ठीक है। क्रिक का एक मॉडल भी है डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का, ठीक है, ये वाला मॉडल भी है, इन्होंने दिया था, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल था 1953 में, इन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, उसे ही बोला जाता है सेंट्रल डोगमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोलता है द कोडोन विच हैज डुअल फंक्शन, जिसके दो काम होते हैं, तो वो होता है आपका एयूजी, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बताता हूँ, ठीक है। देयर आर 64 कोडोन्स, ठीक है। कितने कोडोन होते हैं, 64 कोडोन होते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जिसमें से 61 जो होते हैं वो क्या करेंगे, तो डायरेक्टली अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। बट 3 ऐसे होते हैं जो कि स्टॉप कोडोन होते हैं, ठीक है। और जो स्टॉप कोडोन की जो आपको याद करना है वो यही करना है, जैसे कि जो स्टॉप कोडोन मैं लिख रहा हूँ, स्टॉप कोडोन होता है UAA, UGA, UAG, और जो स्टार्ट कोडोन होता है वो होता है AUG, ठीक है। बट ये AUG इसमें नहीं आएगा, स्टॉप कोडोन में वो आएगा 61 में, क्योंकि ये जो AUG होता है ये मिथियोनिन को भी कोड करता है, ठीक है। मिथियोनिन क्या होता है, मिथियोनिन आपका अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो ये प्रोटीन बनाने की प्रोसेस में भी भाग लेता है, तो इट परफॉर्म डुअल फंक्शन, AUG मिथियोनिन, ठीक है, अमाइनो एसिड भी बना रहा है, एज वेल एज इट इज ऑल्सो नोन एज स्टार्ट कोडोन, स्टार्ट कोडोन, ठीक है। तो क्लियर हो गया। देखो यहाँ से हमने कोडोन पढ़े कितने होते हैं, ठीक है। ये कोडोन हमेशा ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, देखो 3-3 करके, ये एक कोडोन बना, ठीक है, ये एक कोडोन बना, ये एक कोडोन बना, देखो 4 क्वेश्चन समझ लिए हमने यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड, तो ये कंप्लीट कब हुआ था और ये था क्या। देखो सबसे पहले हम बताते हैं ये था क्या। तो ह्यूमन जीनोम का मतलब होता है कि जितने भी जीनोम मतलब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा है उसके बारे में पता करना, कि कितने नाइट्रोजनस बेसिस है, ये डीएनए बना कैसे हैं, ठीक है, एवरीथिंग सब कुछ पता करना ह्यूमन। इट वॉज अ मेगा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है मेगा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था 1990 में, 1990 में, और ख़त्म हुआ था 2003 में। तो इसको लग गए थे 13 साल, 13 ईयर्स,
ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव था कि पूरे ह्यूमन जीनोम को पता करना, उसमें न्यूक्लियोटाइड को पता करना, उनके बेसिस को पता करना, उनके सीक्वेंसेस को पता करना, ठीक है। ये भी आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन हाउ मेनी बेस पेयर। जो न्यूक्लियोसोम, अब देखो ये न्यूक्लियोसोम है क्या, यहाँ देखो आप, जस्ट लुक एट हियर, ये होता है दिस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। तो अब देखो यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। न्यूक्लियोसोम को बोला जाता है बीड ऑन स्ट्रिंग, बीड ऑन स्ट्रिंग करके भी लिखा जाता है। तो ये जो बीड ऑन स्ट्रिंग कितने से बनता है, तो ये बनता है आपका 200 बेस पेयर से, ठीक है, 200 बेस पेयर। अब आपको एक चीज़ बतानी है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दो। देखो जो ये न्यूक्लियोसोम बनता है, ये बनता है आपका हिस्टोन प्रोटीन से। देखो ये हिस्टोन प्रोटीन है, ऑक्टामर से बनता है बेसिकली। 8 हिस्टोन प्रोटीन होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसके बाहर लगा होता है डीएनए, ठीक है, डीएनए रैप करता है। तो बहुत सारा होता है बेसिकली, यहाँ पे भी होगा, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे भी लगी होगी आपकी, ठीक है। तो इसी चीज़ को कहा जाता है, यही जो आपकी हिस्टोन प्रोटीन होती है, इसी चीज़ को कहा जाता है, इसी चीज़ का दूसरा नाम होता है न्यूक्लियोसोम, इसी को कहा जाता है। और इसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर। अब इसके अंदर ये होता है पॉजिटिव प्रोटीन से, और जो ये पॉजिटिव होता है बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए आपको पता है ये नेगेटिव होता है। अब डीएनए नेगेटिव किसकी वजह से होता है, क्या आप बता पाओगे? बता पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, तो बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आई विल बी वेरी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 10 क्वेश्चन बचते हैं हमारे पास। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जो डीएनए की फिंगर प्रिंटिंग की टेक्निक थी, वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय, ठीक है, एलेक जेफरी, बिडल एंड टेटम, ठीक है, गैरोड या टेमिंग एंड बेल्टीमोर, किसने दी थी? बेसिकली ये जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की टेक्निक दी थी, ये दी थी एलेक जेफरी साहब ने, ठीक है। तो इट वाज गिवन बाय द एलेक जेफरी। अब देखो इसमें क्या होता है, डीएनए फिंगर में डीएनए का पता करते हैं, जैसे डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है उसका पता लगाया जाता है। और इसको यूज़ क्यों किया जाता है? देखो क्रिमिनल का पता करना हो, ठीक है, क्रिमिनल का पता करना हो, या पैटर्निटी टेस्ट करना हो, पैटर्निटी टेस्ट करना हो, ठीक है, तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को पढ़ना, 6 स्टेप इज़ देयर, ठीक है, 6 स्टेप इज़ देयर, 6 स्टेप दिए हैं आपके पास। सबसे पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है ना, रेस्टिरेक्शन एंजाइम का क्या काम होता है, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसमें दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इसमें दिया है। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स गिवन देयर, पीसीआर भी दिया है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 112। तो 112 बोलता है द ब्रेन साइज ऑफ निएंडरथल, ठीक है। जो ये निएंडरथल मैन था, ये क्या है, बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग था, इवोल्यूशन हो रहा था, तो निएंडरथल मैन था पहले, इसमें इवोल्यूशन हुआ, तो इसके ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी? तो यू कैन सी दिस पिक्चर, ऐसे दिखते थे। तो इनका ब्रेन का जो साइज है वो कैसा था, लार्ज था, ठीक है। तो जो ब्रेन की कैपेसिटी थी, क्रेनियल जो कैपेसिटी थी, वो थी 1400 सीसी, ठीक है। कितनी थी? 1400 सीसी। तो इसको याद रखना। बट जो एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग हो गया होमोसेपियन, ठीक है, होमोसेपियन, उसकी कितनी होगी? ठीक है, होमोसेपियंस उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, मोर देन 1600 प्लस, 1650 भी दिया जाता है कई बुक्स में, तो ठीक है। अब होमोसेपियन, होमोजीनस का नाम होता है, सेपियन स्पीशीज का नाम होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं भी पढ़ा होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, आई विल मेक पर्टिकुलर वीडियो ऑन दैट टॉपिक ओनली, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट इन ह्यूमन मसल। देखो क्या होता है, ये मैंने बहुत बार डिस्कस करा है आपके साथ। तो ग्लूकोज से बनता है पाइरुवेट, और ये बनता कहाँ पे? ये बनता है आपका साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब क्या होता है, उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, जिसको बोला जाता है एनारोबिक। एनारोबिक देखो, नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, एल्कोहल बनता है, ठीक है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड बनता है, फर्मेंटेशन होती है, एनर्जी भी बनती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा लैक्टिक एसिड। अब देखो क्या होता है कि जब आप बहुत टाइम बाद वर्कआउट करते हो, ठीक है, बहुत टाइम बाद जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी में क्रैम्प आ जाते हैं, ठीक है। तो क्रैम्प क्यों आते हैं? बेसिकली आपकी बॉडी की उस मसल में, जैसे फॉर एग्जांपल बाइसेप में आ गए, लेग्स में आ गए क्रैम्प, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से क्रैम्प आ गया, तो लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, लैक्टिक एसिड वहाँ पे क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वू क्वाइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म किसने दी थी? तो इट वाज गिवन बाय द रुडोल्फ
विर्चो, इनका पूरा नाम है रुडोल्फ विर्चो, ठीक है जी। इन्होंने एक टर्म दी थी जिसको उन्होंने कहा था प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो यू कैन सी दिस डायग्राम ऑफ सेल। देखो ये सेल का न्यूक्लियस है, सेंटर वाला पार्ट, जिसके पास खुद का डीएनए, ठीक है, न्यूक्लियोलस से जेनेटिक मटेरियल है, और ये साइटोप्लाज्म है। सी जितना भी पोर्शन एरो देखो, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के साथ फ्लूइड लाइक सिस्टम होता है जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो प्रोटोप्लाज्म हो गया, ये प्रोटोप्लाज्म बनता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अगर हम इसको न्यूक्लियस को रिमूव कर दें, जो जितना भी सारा का सारा पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, जितना भी पार्ट आप देख सकते हो, इस पूरे पार्ट को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है जी। इसे कहा जाएगा प्रोटोप्लाज्म। क्लियर। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी डिस्कवरी करी थी रुडोल्फ विर्चो ने। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 115, दैट इज लिगामेंट। अब ये जो लिगामेंट होता है, किसको कनेक्ट करता है? तो लिगामेंट मैंने पहले भी बताया था, लिगामेंट एल से याद रखो, एल एल का मतलब लाइकवाइज, लाइकवाइज इसका सेम फंक्शन है। तो एल लिगामेंट का मतलब रख दो आप बोन से बोन, लाइकवाइज मतलब सेम टू सेम। तो जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है उसे कहा जाता है लिगामेंट। वैसे ही क्वेश्चन आता है टेंडन क्या होता है? तो टेंडन का काम होता है जो बोन को मसल के साथ कनेक्ट करता है। तो इट इज अ कनेक्शन बिटवीन बोन एंड मसल, बट कनेक्शन बिटवीन बोन एंड बोन इज नोन एज लिगामेंट, ठीक है। तो आ जाओ, बोन एंड बोन यहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। ये देख सकते हो, ये आपकी एक बोन है, ठीक है, ये आपकी दूसरी बोन है, और बीच का जो कनेक्शन है, जो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसे ही कहा जाता है लिगामेंट, ठीक है, उसे ही कहा जाता है लिगामेंट। टेंडन क्या है? ये देखो, ये बोन है, बोन के साथ मसल कनेक्ट हुई है, इसे कहा जाता है आपका टेंडन। बोन आपको पता है व्हाट इज बोन, ठीक है, इसकी जरूरत है नहीं यहाँ पे बताने के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एंटीबॉडीज आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट, वेट, ठीक है, लेट मी हाईलाइट दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका बोलता है एंटीबॉडीज आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट। देखो जो ये एंटीबॉडी होती है, इनका सॉरी आई एम रीडिंग इट रॉन्ग, इट इज़ नॉट एंटीबॉडी, इट इज़ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये जो एंटीबायोटिक्स होती है, इसका नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट, किसके लिए इफेक्टिव नहीं होती है? तो देखो ये बैक्टीरिया के लिए तो होती ही होती है, साथ में फंगस और प्रोटोजोआ के लिए भी इफेक्टिव होती है। जिसके लिए इफेक्टिव नहीं होती है वो होता है आपका वायरस। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर, ठीक है। तो जब भी आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया ना, तो आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, फंगल तब भी ले सकते हो, तब भी ले सकते हो अगर प्रोटोजोआ। बट अगर आपको वायरल हुआ है, ठीक है, मान लो आपको वायरल हो गया, जुकाम हो गया, तो आप एंटीबायोटिक्स थोड़ी नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो फंक्शन ही नहीं करेगी आपकी बॉडी में अगेंस्ट, दे कैन नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी जिंदगी भर तक याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब होता है जो कम्युनिकेट कर सकती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती है। तो देखो जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। कोलेरा, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। गंदा खाना खाने से हो जाएगा, उसमें अंदर चिकन पॉक्स वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो जितनी भी वायरल और बैक्टीरिया तो कम्युनिकेट करती है। पर तुमने सुना है कभी कि कैंसर, किसी को कैंसर हुआ तो उसके पास नहीं जाना, नहीं तो कैंसर फैल जाएगा? तो नहीं ना, तो कैंसर विल बी योर आंसर। कैंसर कैन नॉट स्प्रेड। तो कैंसर नहीं होता किसी बैक्टीरिया वायरस, ये होता है अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है, डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है, सेल की अनकंट्रोल डिवीजन, तो उसको हम ट्यूमर भी बोल देते हैं, ठीक है। और देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कार्सिनोमा, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया आपका, बेनाइन ट्यूमर हो गया। तो मैलिग्नेंट ज़्यादा डेंजरस होता है, बेनाइन थोड़ा कम डेंजरस होता है। तो कैंसर के बारे में जब आप पढ़ोगे तो यू विल हैव आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोलता है दैट इज 118, 118वां क्वेश्चन जो हमारा है, वो बोलता है टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन। तो कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है? तो एलर्जी से याद रखो, एलर्जी ई, ठीक है, IgE, ठीक है। तो IgE विल बी योर आंसर, ठीक है। तो यही होता है। देखो यहाँ पे एंटीबॉडी, जो ये एंटीबॉडी है, इसका डायग्राम भी दिया है, कैसा होता है? वाई शेप्ड का होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज़ अ वाई शेप, जिसमें दो हैवी चेन होती है और दो लाइट चेन होती है। ये देखो दिस वन पोर्शन इज नोन एज, ये दो हैवी चेन है, एंड दिस सिंगल वन इज लाइट चेन। क्लियर। अब IgA कहाँ मिलता है? तो बेसिकली ये बनता है कोलेस्ट्रॉम में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉम यानी कि पेल मिल्क, पेल कलर मिल्क, यानी कि मदर्स फर्स्ट मिल्क, ठीक है। इसमें होता है एंटीबॉडी A, जिसको बोला जाता है कोलेस्ट्रॉम, और ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है,
ठीक है, इम्यूनिटी के लिए स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखता है। अब जो बच्चे जिसको आईजीए नहीं मिला होगा तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आईजीए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एलर्जी के लिए आईजीई रखो, और हिस्टामाइन याद रखना, हिस्टामाइन रिलीज होते हैं, ठीक है। कहाँ से रिलीज होते हैं? मास्ट सेल से होते हैं रिलीज, ठीक है। एलर्जी होती है, जैसे कई लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है। कई लोगों को एलर्जी होगी पोलन पोलन से, ठीक है। और कई लोगों को एलर्जी होती है दोस्तों से, लोगों से, तो उसके लिए कोई एंटीबॉडी रिलीज नहीं होगी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोलता है दैट इज ब्यूटारिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। तो ये जो ब्यूटारिक एसिड होता है ये रिलीज होता है कोलोस्ट्रोडियम, ठीक है, ब्यूटिलिसम, ठीक है। तो ब्यूट से याद रखो, यहाँ पे ब्यूट आ रहा है, यहाँ पे ब्यूट, तो इसी से ही ये रिलीज होता है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, चैप्टर है आपका, मैं बता रहा हूँ आपके पेपर के व्यू से, क्लास +2, ठीक है। चैप्टर है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर, ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन के आने का चांस बनेगा, अदरवाइज तो मैक्सिमम चीज़ें हमारी कवर हो जाती है थ्रू दिस PYQ टेस्ट सीरीज, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज वेट, बिफोर दिस क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू टेल यू, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज फॉर योर प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेली के 10 क्वेश्चन, डेली के 10 क्वेश्चन, जहाँ पे 2 इजी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 5 मीडियम होंगे और 3 टफ होंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट बनाते चलेंगे, पूरा चैप्टर को कवर करेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे, ठीक है जी। तो आप बताओ क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, देन आई विल कंटिन्यू द सीरीज। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन बोलता है दैट द डिजीज सिरोसिस डैमेज, ये क्या डैमेज करता है? तो ये लीवर को डैमेज करता है आपका, जो आपका लीवर हो गया, देखो यू कैन सी दैट ये लीवर है आपका, हेल्दी लीवर है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। लीवर का काम क्या होता है? बाइल जूस बनाना, ठीक है। बाइल जूस ज़्यादा होगा तो ये स्टोर कहाँ होता है? तो ये गॉल ब्लैडर में, अभी पढ़ा है हमने, ठीक है। अगर हेल्दी लीवर कुछ इस तरह दिखेगा, जिसका लीवर फेल हो गया ना, तो वो फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा, डॉक्टर उससे मना कर देगा कि फैट नहीं खाओ, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे लिखा है कंपनसेटेड साइरोसिस स्टेज 3 लीवर, ठीक है। लास्ट हो गया आपका डिकम्पनसेटेड सेरोसिस, ठीक है। अब आपको क्या पता है कि जो लीवर होता है आपका, ये रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। ये आपको पता था क्या? रीजनरेट तो पता है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो यू विल गेट आइडिया थ्रू दिस वीडियो। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आज हमने 30 क्वेश्चन हमने आज कवर कर लिए, ठीक है। 30 हमने कल वाली वीडियो में कवर करे थे, प्रीवियस वीडियो में, तो सारे ऑप्शन को भी समझते चले थे, यानी कि आप 13 2 4 120 अगेन वही है, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं भी करा होगा तो 100 क्वेश्चन तो हम समझ ही रहे हैं भाई, 130 क्वेश्चन से 130 नेक्स्ट 30 क्वेश्चन से मतलब 200 क्वेश्चन के आसपास हम समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रोबेबली चांसेस हो गए, अगर आप PYQ सीरीज लगाओगे तो मैक्सिमम आपका सिलेबस कवर हो जाएगा इसी में ही। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप सॉल्व करो मेरे साथ तो नोट्स बनाओ, क्योंकि जब आप पेपर देने जा रहे होगे, या तो इन PYQ वीडियो को सुन लो एक बार, या दूसरा अपने नोट्स बना के रखो और उस पर रिवाइज करो, एक बार देखो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, बाकी सबके लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।